भूपति को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह चाहता तो बिना किसी चिंता के आराम से अपना पूरा जीवन बिता सकता था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा नहीं था। वह उन लोगों में से था जिन्हें हर समय किसी न किसी काम में लगे रहने की आदत होती है। अंग्रेजी भाषा और राजनीति में उसकी गहरी रुचि थी। यही रुचि धीरे धीरे उसे इस दिशा में ले गई कि उसने अपना एक अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू कर दिया। देखते ही देखते वही अखबार उसकी पूरी दुनिया बन गया। देश की राजनीति, लेख, संपादकीय और अखबार के कामों में वो इस कदर डूब गया कि उसे अपने घर परिवार की ओर देखने तक की फुर्सत नहीं रही। इसी बीच उसकी बालवधू चारुलता कब एक चंचल, शिक्षित और संवेदनशील युवती बन गई, इसका एहसास भी भूपति को कभी नहीं हुआ। चारुलता के जीवन में किसी भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। बड़े घर का वैभव, हर तरह की सुविधा और हर आराम उसे सहज ही प्राप्त था, लेकिन इन सबके बीच उसके पास समय बिताने के लिए कोई अपना नहीं था। भूपति का अधिकांश समय अखबार में ही बीतता था, इसलिए उसका अकेलापन दिन प्रतिदिन और गहरा होता जा रहा था। जब घरवालों ने भूपति का ध्यान इस ओर दिलाया, तब उसे लगा कि शायद चारुलता को किसी स्त्री संगी की आवश्यकता है। यही सोचकर उसने अपने साले उमापति की पत्नी मंदाकिनी को कुछ दिनों के लिए घर बुला लिया। उसे विश्वास था कि इससे चारुलता का अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन वो ये कभी समझ ही नहीं पाया कि चारुलता को किसी सहेली की नहीं, अपने पति के साथ की आवश्यकता थी। चारुलता को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसने अपने प्रयासों से अपनी पढ़ाई जारी रखी। भूपति का फुफेरा भाई अमल कॉलेज में पढ़ता था। वही समय समय पर उसे अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया करता था। हालांकि अमल केवल पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहता था। वो बीच बीच में अपनी छोटी छोटी फरमाइशें भी करता रहता। कभी नई किताबों की जिद, कभी दोस्तों की दावत का खर्च, तो कभी किसी और शौक की मांग। चारुलता हर बार मुस्कुराकर उसकी हर इच्छा पूरी कर देती। सच तो ये था कि किसी अपने के लिए कुछ कर पाना ही उसके सूने जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गया था। एक दिन अमल ने हंसते हुए कहा, भाभी, हमारे कॉलेज में एक राजा का दामाद पढ़ता है। वह हाथ से बने कारपेट के जूते पहन कर आता है। अब तो मेरी भी इज्जत का सवाल है, मुझे भी वैसे ही जूते चाहिए। चारुलता मुस्कुराकर बोली, वाह, अब क्या मैं तुम्हारे लिए जूते भी सीना शुरू कर दूं? पैसे दे देती हूं, बाजार से जाकर खरीद लेना। अमल ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाभी, बाजार वाले नहीं, मुझे तो आपके हाथों से बने हुए जूते ही चाहिए। चारुलता ने नाराज होने का केवल अभिनय किया, लेकिन उसके चेहरे पर खिली मुस्कान साफ बता रही थी कि अमल की ये नई जिद भी शायद ज्यादा देर तक टलने वाली नहीं थी। अमल के वहां से जाते ही चारुलता चुपचाप कारपेट के जूते बनाना सीखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि अमल को यह पता चले कि उसे सिलाई करना नहीं आता। कई दिनों की मेहनत और धैर्य के बाद उसने अपने हाथों से कारपेट के जूतों की एक सुंदर जोड़ी तैयार कर ली। एक शाम उसने अमल को छत पर भोजन के लिए बुलाया। अमल ने जैसे ही थाली का ढक्कन उठाया, भोजन की जगह उसके सामने नए कारपेट के जूते रखे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई और उसकी हैरानी देखकर चारुलता खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन के बाद तो अमल की फरमाइशों का सिलसिला और भी बढ़ गया। कभी रेशमी रुमाल पर कढ़ाई करने की जिद, तो कभी कुर्सी के लिए नया गिलाफ तैयार करने की इच्छा। हर बार चारुलता नाराज होने का नाटक करती, लेकिन कुछ ही दिनों बाद चुपचाप उसकी हर फरमाइश पूरी कर देती। इन छोटी छोटी फरमाइशों ने चारुलता के सूने जीवन में जैसे एक नया अपनापन भर दिया था। पूरे घर में शायद अमल ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उससे कुछ चाहिए होता था, और किसी अपने के लिए कुछ कर पाना ही उसके जीवन की सबसे सच्ची खुशी बन गया था। घर के पिछवाड़े एक छोटा सा खाली टुकड़ा था, जहां केवल एक विलायती आमड़े का पेड़ खड़ा था। एक दिन चारुलता और अमल ने सोचा कि क्यों न इसी जगह अपने सपनों का एक सुंदर बगीचा बनाया जाए। बस फिर क्या था, दोनों रोज बैठकर उस बगीचे के नए नए नक्शे बनाने लगे। कभी वहां एक झील की कल्पना की जाती जिसमें नीलकमल खिले हों,
कभी हिरन के बच्चे के रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई जाती, तो कभी संगमरमर का एक सुंदर घाट और उसके किनारे बंधी एक छोटी सी नाव उनके नक्शे का हिस्सा बन जाती। हर दिन उनकी कल्पनाएं पहले से भी अधिक सुंदर और विस्तृत होती चली जाती। लेकिन जब पूरे बगीचे का खर्च जोड़ा गया तो पता चला कि उनका सपना हकीकत से कहीं बड़ा है। तब अमल ने खर्च कम करने के लिए झील, कुटिया और दूसरी कई चीजें हटाने का सुझाव दिया। मगर चारुलता अपने सपनों के साथ किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि अगर एक एक करके सब कुछ हटा दिया गया तो उस बगीचे में आखिर बचेगा ही क्या। दोनों की यही मीठी नोकझोंक और साझा कल्पनाएं धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसे रिश्ते की नींव रख रही थी जिसका महत्व उस समय शायद दोनों में से कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वह बगीचा आखिरकार केवल कल्पनाओं तक ही सीमित रह गया। खर्च कम करने की हर सलाह के साथ चारुलता को ऐसा लगता मानो उसके सपनों का एक हिस्सा बिखरता जा रहा हो। इसलिए उसने साफ कह दिया कि अगर बगीचा उसके मन के अनुसार नहीं बन सकता तो फिर उसे बनाना ही नहीं है। भूपति से सहायता लेने का विचार भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह चाहती थी कि ये छोटा सा सपना केवल उसी और अमल का रहे, दोनों मिलकर उसे पूरा करें और फिर एक दिन अचानक भूपति को दिखाकर उसे चौंका दे। दिन बीतते गए लेकिन उस बगीचे की योजनाएं कभी समाप्त नहीं हुई। दोनों रोज आमड़े के पेड़ के नीचे बैठते, नए नए नक्शे बनाते, कभी झील की जगह तय करते, कभी हिरन की कुटिया की कल्पना करते, तो कभी संगमरमर के घाट का स्वरूप सोचते। उनकी कल्पनाएं हर दिन किसी नई दिशा में फैल जाती। उधर घर में रहने वाली मंदाकिनी को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसकी नजर तो केवल उस आमड़े के पेड़ के फलों पर रहती थी, जबकि चारुलता और अमल उसी पेड़ के नीचे अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया बसा चुके थे। एक दिन वहीं बैठे बैठे चारुलता ने अचानक कहा, अमल, काश तुम लिख भी सकते। अमल मुस्कुराकर बोला, क्यों? चारुलता ने कहा, तब मैं तुमसे हमारे इस बगीचे पर एक कहानी लिखवाती, ऐसी कहानी जिसे हमारे सिवा कोई पूरी तरह समझ ही न सके। अमल हंसते हुए बोला, अगर मैं लिख दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? चारुलता भी मुस्कुरा दी और उसकी बात मान ली। इसी तरह हंसी मजाक के बीच दोनों के बीच एक छोटी सी शर्त तय हो गई। तब अमल ने धीरे से स्वीकार किया कि उसने सचमुच कुछ लिखा है। पहले तो वो अपनी कॉपी दिखाने में झिझकता रहा, लेकिन चारुलता के बार बार जिद करने पर आखिरकार वो अपनी लिखी हुई रचना लेकर आ गया। आमड़े के पेड़ की छांव में बैठकर उसने अपनी कॉपी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसका शीर्षक था, मेरी कॉपी। चारुलता पूरे ध्यान और एकाग्रता से उसकी हर पंक्ति सुनती रही। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते गए उसके चेहरे के भाव भी बदलते चले गए। जब रचना समाप्त हुई तो कुछ क्षणों के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। फिर चारुलता ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, और तुम कहते थे कि तुम लिख नहीं सकते। उस दिन आमड़े के पेड़ की छाव में केवल एक रचना नहीं पढ़ी गई थी, बल्कि एक नए लेखक का जन्म हुआ था। चारुलता अमल की पहली श्रोता बनी, पहली प्रशंसक भी, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा भी। उस दिन के बाद दोनों के बीच बगीचे की चर्चा धीरे धीरे पीछे छूट गई। अब उनकी मुलाकातों का सबसे बड़ा विषय अमल की नई नई रचनाएं बन गई। जब भी अमल के मन में कोई नया विचार जन्म लेता, वो सबसे पहले चारुलता के पास पहुंचता। दोनों घर के दक्षिणी बरामदे में बैठते, जहां कोई उन्हें परेशान न करे। अमल अपने अधूरे विचार उसे सुनाता और चारुलता पूरे मन से उसकी हर बात सुनती। कई बार अमल अपनी कल्पना को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त भी नहीं कर पाता, लेकिन चारुलता अपने मन में उसे पूरा आकार दे देती और उसी उत्साह के साथ उसे लिखने के लिए प्रेरित करती। फिर शुरू होता चारुलता का इंतजार। सुबह होते ही वह पूछ बैठती, लिख लिया? शाम को फिर वही सवाल दोहरा देती और हर बार अमल मुस्कुराकर केवल इतना कहता, अभी थोड़ा और सोचने दो। जब चारुलता सचमुच नाराज हो जाती, तब अमल चुपके से अपनी जेब में रखे कुछ लिखे हुए पन्ने निकालता। उन्हें देखते ही चारुलता की सारी नाराजगी पल भर में गायब हो जाती।
वो पूरे उत्साह से हर शब्द सुनती, अपनी राय देती और फिर उसकी अगली रचना का इंतजार शुरू हो जाता। धीरे धीरे यह सिलसिला दोनों की दिनचर्या बन गया। बगीचे के सपनों की जगह अब शब्दों और कल्पनाओं की दुनिया ने ले ली थी। एक दिन कॉलेज से लौटते समय अमल की जेब कुछ ज्यादा ही भरी हुई थी। खिड़की से चारुलता की नजर उस पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि आज अमल कुछ नया लिखकर लाया है। लेकिन उस दिन अमल सीधे भीतर नहीं आया। वह जानबूझकर बाहर ही ठहरा रहा। इधर चारुलता बार बार उसकी राह देखती रही। आखिरकार नाराज होकर वह बरामदे में जाकर बैठ गई और पास रखी एक किताब उठाकर पढ़ने का दिखावा करने लगी। कुछ देर बाद अमल वहां पहुंचा। उसने देखा कि चारुलता पूरी तल्लीनता के साथ किताब पढ़ने में व्यस्त है। वो मुस्कुराया, किताब की ओर नजर डाली और मजाकिया अंदाज में बोला, अरे भाभी, आज तो मनमत दत्त की किताब पढ़ी जा रही है। चारुलता ने नाराज होने का अभिनय किया, लेकिन बातों बातों में उसकी नजर बार बार अमल की जेब पर जाकर ठहर जाती। उसे पूरा विश्वास था कि आज वह अपनी जेब में कोई नई रचना छिपाकर लाया है। बहुत देर तक उसे छेड़ने के बाद आखिरकार अमल ने अपनी जेब से एक प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका निकाली। चारुलता ने जैसे ही पत्रिका खोली, उसकी नजर सीधे उस पन्ने पर जाकर ठहर गई जहां अमल का लेख मेरी कॉपी प्रकाशित हुआ था। ये वही रचना थी जिसे सबसे पहले आमड़े के पेड़ की छांव में बैठकर उसने सुना था। अमल को पूरा विश्वास था कि यह देखकर चारुलता खुशी से खिल उठेगी, लेकिन उसके चेहरे पर वैसी चमक नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। चारुलता खुश तो थी, लेकिन उसके मन में एक अनजानी सी कसक भी उठी। अब तक अमल की हर रचना केवल उन दोनों के बीच का एक छोटा सा रहस्य थी। सबसे पहले वही उसे सुनती थी, वही उसकी पहली पाठिका थी। लेकिन अब वही शब्द अनगिनत अनजान लोगों तक पहुंच चुके थे। धीरे धीरे अमल की पहचान बढ़ने लगी। उसकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और पाठकों के पत्र भी उसके पास आने लगे। अब उसे लिखने के लिए केवल चारुलता के उत्साह की आवश्यकता नहीं रह गई थी। चारुलता उसके लिए खुश भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होने लगा था कि जो दुनिया कभी सिर्फ उन दोनों की थी, उसमें अब बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं। एक दिन भूपति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चारू, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा अमल इतना अच्छा लिखता है। यह सुनकर चारुलता के चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसे लगा कि आखिर भूपति ने भी अमल की प्रतिभा को पहचान लिया। जिस सम्मान का वो मन ही मन हमेशा से अधिकारी मानती थी, वो अब उसे मिलने लगा था। लेकिन भूपति की दुनिया आज भी वही थी। अखबार, लेख और अंतहीन हिसाब किताब। एक दिन जब चारुलता उसके कमरे में पहुंची, तब भी वह कागजों और खातों में उलझा हुआ था। उमापति के वहां से चले जाने के बाद चारुलता ने धीमे स्वर में कहा, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। दिन रात इसी अखबार में डूबे रहते हो। आखिर तुम्हारा समय कैसे बीत जाता है? भूपति मुस्कुराया और अपने सामने रखे कागज एक ओर सरका दिए। शायद उसी क्षण पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि काम की इस निरंतर भागदौड़ में वो अपनी पत्नी को कितना अकेला छोड़ चुका है। उसने स्नेह भरे स्वर में चारुलता से कहा, आज पढ़ाई नहीं हुई। लगता है तुम्हारे मास्टर साहब आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हैं। चारुलता हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अमल अब सिर्फ मुझे पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं रहा, उसका समय अब कहीं ज्यादा कीमती हो गया है। भूपति ने सहज भाव से कहा कि अगर अमल व्यस्त है तो वह स्वयं चारुलता को पढ़ा दिया करेगा। लेकिन चारुलता जानती थी कि ये वादा भी शायद अखबार के ढेरों कामों के बीच कहीं खो जाएगा। कुछ देर बाद उसने अमल की प्रकाशित रचना उठाकर भूपति के सामने रख दी। वह चाहती थी कि भूपति भी उसे पढ़े और उसकी प्रतिभा को महसूस करे। भूपति ने लेख पढ़ने का प्रयास तो किया, लेकिन कविता और कल्पनाओं से भरी वो भाषा उसकी समझ से परे थी। कुछ क्षण बाद वो मुस्कुराया, पत्रिका बंद कर दी और बोला, अच्छा लिखा है, लेकिन ये सब मेरी समझ की चीज नहीं है। मैं तो लोगों को समझता हूं, साहित्य को नहीं। चारुलता ने तुरंत पूछा,
क्या इंसानों की बातें साहित्य में नहीं होती? भूपति हंसकर बात टाल गया। साहित्य की बारीकियां भले ही वो न समझता हो, लेकिन इतना वह अवश्य समझ गया था कि अमल कोई साधारण लेखक नहीं है। उसके भीतर एक सच्ची प्रतिभा छिपी हुई है। यही कारण था कि वो हमेशा नए लेखकों का उत्साह बढ़ाता, उनकी किताबें खरीदता और उनकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता, चाहे उन्हें पढ़ने का समय उसके पास न हो। इसी बीच अमल कुछ अंग्रेजी प्रूफ लेकर कमरे में आ गया। उसे देखते ही भूपति मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, देखो अमल, तुम चाहे आषाढ़ का चांद लिखो या भादों का सूरज, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन तुम्हारी भाभी मुझे तुम्हारी हर रचना पढ़ाए बिना मानती ही नहीं। अमल मुस्कुरा दिया। बातों ही बातों में भूपति ने एक ऐसी बात कह दी जो उसके मन में लंबे समय से थी। उसने कहा, चारू दिन भर घर में अकेली रहती है, मेरे पास उसके लिए समय ही नहीं होता। अगर तुम उसे पढ़ने लिखने में लगाए रखो, उसे अपनी नई रचनाएं सुनाते रहो, तो मुझे तसल्ली रहेगी। अमल ने बिना देर किए हामी भर दी। उसे विश्वास था कि चारुलता में केवल साहित्य को समझने की नहीं, बल्कि स्वयं अच्छा लिखने की भी क्षमता है। भूपति हंसकर बात टाल गया, लेकिन इतना वह भी स्वीकार कर चुका था कि साहित्य की समझ चारुलता में उससे कहीं अधिक है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब अमल केवल घर का एक युवक भर नहीं रह गया था। उसकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होने लगी थी। साहित्यिक सभाओं में उसे बुलाया जाने लगा, संपादक उससे मिलने आने लगे और पाठकों के बीच भी उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। घर के लोगों का व्यवहार भी अब उसके प्रति बदलने लगा था। मंदाकिनी, जो पहले अमल और चारुलता की साहित्यिक चर्चाओं को बच्चों का खेल समझकर अनदेखा कर देती थी, अब उसे एक अलग ही नजर से देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि जिस युवक को वो अब तक साधारण समझती थी, वही अब सबके सम्मान का पात्र बन चुका है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। पहले जहां वह चारुलता और अमल को अकेला छोड़ दिया करती थी, अब वो अक्सर उनकी बातचीत के बीच आकर बैठ जाती, कभी उनकी चर्चा सुनने के बहाने, तो कभी यूं ही किसी बात का बहाना बनाकर। इस बदलाव ने सबसे अधिक चारुलता को परेशान किया। जो साहित्यिक दुनिया अब तक केवल उसी और अमल के बीच सीमित थी, उसमें अब किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी उसे खलने लगी। अमल भी पहले की तरह हंसकर बात संभालने की कोशिश करता, लेकिन अब उनकी पहले जैसी बेफिक्र मुलाकातें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और शायद बिना किसी के कुछ कहे ही उनके रिश्तों की दिशा भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब मंदाकिनी केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहती थी। पहले जहां वह अमल की रचनाओं और साहित्यिक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं लेती थी, वहीं अब वो स्वयं उन बैठकों का हिस्सा बनने लगी। एक दिन अमल अपनी नई रचना सुनाने वाला था। चारुलता चाहती थी कि वह पहले की तरह वह रचना सबसे पहले केवल उसी को सुनाए, लेकिन उसी समय मंदाकिनी भी वहां आकर बैठ गई और उसने भी रचना सुनने की इच्छा जताई। चारुलता ने बात बदलने की कोशिश की, मगर अमल अपनी रचना पढ़ने की तैयारी करने लगा। ये देखकर चारुलता किसी बहाने से वहां से उठकर चली गई। चारुलता के जाते ही वहां का माहौल बदल गया। अमल भी असमंजस में पड़ गया कि उसे वहीं रुकना चाहिए या चारुलता के पीछे जाना चाहिए। उसकी झिझक को समझते हुए मंदाकिनी मुस्कुराई और बोली, जाइए, पहले रूठी हुई भाभी को मना लीजिए। उस दिन बात वही समाप्त हो गई। कुछ समय बाद फिर एक ऐसा अवसर आया जब चारुलता किसी निमंत्रण में घर से बाहर गई हुई थी। उसी दौरान अमल यूं ही मंदाकिनी के कमरे में जा पहुंचा। पहली बार दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। अमल ने उससे उसके बचपन, मायके और बीते दिनों की बातें पूछनी शुरू की। मंदाकिनी भी पूरे मन से अपने जीवन के छोटे छोटे किस्से सुनाती चली गई। अमल बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। उन साधारण सी लगने वाली स्मृतियों में भी उसे एक नई कहानी दिखाई दे रही थी। इसी बीच चारुलता लौट आई। कमरे में कदम रखते ही उसने देखा कि अमल और मंदाकिनी बातचीत में पूरी तरह डूबे हुए हैं। उसके आते ही दोनों एकदम चुप हो गए। कुछ क्षणों का वह सन्नाटा बहुत कुछ कह गया।
अमल ने सहज बनने की कोशिश करते हुए पूछा, भाभी, इतनी जल्दी लौट आई? चारुलता ने केवल हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, लगता है मैं सचमुच बहुत जल्दी लौट आई। इतना कहकर वह वहां से चली गई। लेकिन उसके मन में जो खामोशी उतर चुकी थी, वो अब पहले जैसी नहीं रही। उस दिन के बाद चारुलता के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। उसे लगने लगा कि मंदाकिनी अब केवल संयोग से अमल के पास नहीं आती, बल्कि जानबूझकर उसके करीब रहने की कोशिश करती है। उधर अमल पहले की तरह सहज था। वो नई नई किताबें लाता, साहित्य की बातें करता, लेकिन अब चारुलता के मन में पहले जैसी निश्चिंतता नहीं बची थी। हर छोटी सी बात उसे भीतर तक विचलित कर देती। बार बार उसके मन में यही विचार उठता कि जिस साहित्यिक दुनिया को उसने अपने हाथों से अमल के साथ मिलकर बनाया था, अब उसमें किसी तीसरे का भी प्रवेश हो चुका है। धीरे धीरे उसके मन में एक और भावना जन्म लेने लगी। उसे महसूस होने लगा कि अब अमल पहले वाला नहीं रहा। उसकी पहचान घर की चारदीवारी से निकलकर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी रचनाओं की प्रतीक्षा करते थे, और शायद इसी कारण वो चारुलता से भी कुछ दूर हो गया था। इन्हीं विचारों के बीच चारुलता के मन में एक नया निश्चय जन्म लेने लगा। अगर अमल लेखक बन सकता है तो वो क्यों नहीं? एक दिन बाहर घने बादल छाए हुए थे। कमरे में हल्का सा अंधेरा फैला था। खिड़की के पास बैठी चारुलता चुपचाप कुछ लिख रही थी। उसके सामने अमल की प्रकाशित रचनाएं खुली पड़ी थी। वही अब उसके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब अमल धीरे से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक वह बिना कुछ कहे चारुलता की लिखी हुई पंक्तियां पढ़ता रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, तुम तो कहती थी कि तुम्हें लिखना ही नहीं आता। चारुलता घबरा गई। उसने झट से अपनी कॉपी छिपाने की कोशिश की और नाराज होकर बोली, ये ठीक नहीं किया। चुपके से किसी की लिखी हुई चीज नहीं पढ़ते। लेकिन तब तक कॉपी अमल के हाथ में आ चुकी थी। पहले तो चारुलता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि उसे कसम भी दिलाई, मगर उसके मन के किसी कोने में ये इच्छा भी थी कि अमल उसकी रचना पढ़े। आखिरकार अमल ने उसकी लिखी हुई रचना पढ़ना शुरू कर दिया। उधर चारुलता शर्म के मारे कमरे से बाहर चली गई। अपनी ही लिखी हुई पंक्तियों को किसी और के सामने पढ़े जाते सुनना उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। कुछ देर बाद अमल उसके पास आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, बहुत अच्छा लिखा है। चारुलता ने तुरंत बात टाल दी। उसे लगा शायद अमल उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने अपनी कॉपी वापस मांगी, लेकिन अमल हंसते हुए बोला कि यह रचना छपने लायक है। यह सुनते ही चारुलता घबरा उठी। उसने साफ शब्दों में मना कर दिया कि उसकी लिखी हुई कोई भी बात कभी छपनी नहीं चाहिए। लेकिन अमल कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि कम से कम भूपति को तो यह रचना जरूर दिखानी चाहिए। यह सुनकर चारुलता और भी बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी लिखी हुई बातों का पता किसी को चले। असल में वो लिख तो रही थी, लेकिन किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, एक दिन अपनी लेखनी से अमल को चौंका देना। वो उसे ये दिखाना चाहती थी कि वो केवल एक पाठिका ही नहीं, बल्कि स्वयं भी लिख सकती है। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसने लिखा और फिर अपनी ही रचनाएं फाड़कर फेंक दी। उसे लगता कि उसकी भाषा अनजाने में अमल जैसी हो जाती है। वो अपनी अलग पहचान चाहती थी, किसी की परछाई बनकर नहीं। धीरे धीरे उसने अपने अनुभवों को शब्द देना शुरू किया। बचपन की यादें, गांव का वातावरण और पुराने मंदिर की स्मृतियां, इन सब ने मिलकर उसकी लेखनी को एक अलग स्वर देना शुरू कर दिया। एक दिन अमल ने उसकी नई रचना पढ़ी। उसने महसूस किया कि अब चारुलता की भाषा बदल रही है। उसमें अपना एक अलग सौंदर्य और स्वाभाविकता उभरने लगी थी। इसी उत्साह में चारुलता ने एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा, क्यों न हम अपना एक हस्तलिखित मासिक पत्र निकालें, जिसे न कोई छापे न कोई और पढ़े, सिर्फ 2 प्रतियां हों, एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास।
कुछ समय पहले यही बात अमल को सबसे अधिक पसंद आती, फिर भी उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से साहित्यिक संसार की एक नई शुरुआत कर दी। उस छोटे से संसार में न बाहर वालों के लिए कोई जगह थी और न ही किसी तीसरे के लिए। लेकिन यह खुशी अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दिन भूपति ने अचानक चारुलता के सामने एक प्रसिद्ध पत्रिका लाकर रख दी। उसमें चारुलता की वही रचना प्रकाशित थी जिसे वह अपने सबसे बड़े रहस्य की तरह संभाल कर रखे हुए थी। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गई। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी सबसे निजी दुनिया का दरवाजा खोलकर उसे सबके सामने ला खड़ा किया हो। उसके मन में सबसे पहला ख्याल अमल का ही आया। बिना उसकी अनुमति के उसकी रचना बाहर कैसे पहुंच गई? इसी बीच भूपति ने एक और पत्रिका उसके सामने रख दी। उसमें एक प्रसिद्ध समीक्षक ने चारुलता की लेखन शैली की खुलकर प्रशंसा की थी। यहां तक कि उसकी तुलना अमल से करते हुए उसे अधिक सहज और स्वाभाविक लेखक बताया गया था। ये पढ़कर चारुलता के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। प्रशंसा मिलने की खुशी तो थी, लेकिन उससे कहीं अधिक गहरा था वह दर्द जो अपने विश्वास के टूटने से पैदा हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। सामने वही पत्रिकाएं खुली पड़ी थी। उसकी आंखें शब्दों पर टिकी थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उधर अमल भी अपनी नई रचना सुनाने के इरादे से चारुलता के कमरे की ओर चला आया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी नजर उन पत्रिकाओं पर पड़ी। एक ही पल में वह समझ गया कि चारुलता सब कुछ जान चुकी है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गया। उसके मन में भी एक गलतफहमी जन्म ले चुकी थी। उसे लगा कि चारुलता अपनी प्रशंसा पढ़कर प्रसन्न है और शायद अब उसे अपनी सफलता पर गर्व होने लगा है। वह ये समझ ही नहीं पाया कि चारुलता को पीड़ा उसकी प्रशंसा से नहीं, बल्कि उसके विश्वास के टूटने से पहुंची थी। आहत मन से अमल सीधे मंदाकिनी के कमरे में चला गया। उसने पहली बार अपनी नई रचना चारुलता के बजाय मंदाकिनी को सुनाने का निर्णय लिया। मंदाकिनी साहित्य की गहराई भले ही पूरी तरह न समझती हो, फिर भी वह पूरे मनोयोग से उसकी रचना सुनती रही। अमल पढ़ता गया और उसके शब्द कमरे में गूंजते रहे। इधर चारुलता अपने कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने भी एक नई रचना लिखी थी। वो चाहती थी कि अमल आए, उससे बात हो और दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए। लेकिन अमल नहीं आया। कुछ देर बाद चारुलता के कानों में उसकी आवाज पड़ी। वह आवाज मंदाकिनी के कमरे से आ रही थी। चारुलता धीरे धीरे वहां पहुंची। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने सुना। अमल अपनी वही नई रचना मंदाकिनी को सुना रहा था। वही रचना जो उसने अब तक चारुलता को भी नहीं सुनाई थी। उस पल चारुलता के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसे लगा जिस स्थान पर कभी केवल उसका अधिकार था, वहां अब कोई और आकर बैठ गया है। वह बिना कुछ कहे वापस लौट आई। उसके तेज कदमों की आहट ही उसके भीतर उठे तूफान की गवाही दे रही थी। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर अमल भी उस आवाज को सुन चुका था, लेकिन चारुलता के दर्द को समझने के बजाय उसने यही सोचा कि वो उसे सबसे दूर रखकर केवल अपने लिए बांध कर रखना चाहती है। यहीं से दोनों के बीच पैदा हुई गलतफहमियां और भी गहरी होने लगी। दिन भर की घटनाओं ने चारुलता के मन को पूरी तरह विचलित कर दिया था। क्रोध, पीड़ा और टूटे हुए विश्वास के आवेग में उसने अपनी लिखी हुई रचनाओं के पन्ने एक एक करके फाड़ डाले। धीरे धीरे शाम ढल गई। जूही की महक हवा में घुलने लगी, लेकिन चारुलता अंधेरे कमरे में खुले बालों के साथ खिड़की के पास चुपचाप बैठी आंसू बहाती रही। उसी समय भूपति अपने काम से उस दिन कुछ जल्दी लौट आया। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी नजर चारुलता पर पड़ी। उसे इस अवस्था में देखकर वह घबरा उठा। उसने स्नेह से पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन चारुलता के पास ऐसा कोई उत्तर नहीं था जिसे वह शब्दों में कह पाती। उसके दुख की जड़ न इतनी छोटी थी कि उसे सहजता से समझाया जा सके, और न इतनी बड़ी कि वो किसी से उसकी शिकायत कर सके।
भूपति ने यही समझा कि शायद अपनी निरंतर व्यस्तता के कारण उसने चारुलता की उपेक्षा की है। उसने स्नेह भरे स्वर में कहा कि अब वह पहले की तरह अखबार के कामों में नहीं डूबा रहेगा और चारुलता के लिए भी समय निकालेगा। लेकिन चारुलता ने केवल इतना ही कहा, इसलिए नहीं। भूपति कुछ भी समझ नहीं पाया। वह चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। चारुलता उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसके मन का बोझ अब पहले से भी अधिक भारी हो चुका था। रात को उसने पूरे मन से भूपति के भोजन की तैयारी की। उसने निश्चय किया था कि आज वो उनसे मुस्कुराकर बातें करेगी और दोनों के बीच आई दूरी को कम करने का प्रयास करेगी। लेकिन तभी मंदाकिनी की आवाज सुनाई दी। वो नौकर से अमल के भोजन और उसके पान की चिंता कर रही थी। ये साधारण सी बात भी चारुलता के घायल मन को फिर से चुभ गई। उसने हाथ से पंखा तो चलाया, लेकिन उसके भीतर उठ रहा तूफान अब शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस रात भोजन के समय चारुलता और भूपति के बीच लगभग कोई बातचीत नहीं हुई। भूपति ने भी चुपचाप मन मारकर भोजन किया। कमरे में लौटने के बाद उसने एक बार फिर चारुलता से पूछा कि वो आखिर उससे क्या कहना चाहती थी। बहुत देर तक मौन रहने के बाद चारुलता ने अंततः अपने मन की बात कह दी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब उसे मंदाकिनी का व्यवहार ठीक नहीं लगता। उसके अनुसार अमल के प्रति उसका बढ़ता लगाव घर की मर्यादा के अनुकूल नहीं था। भूपति ने उसकी बात सुनकर हल्की सी हंसी में उसे टाल दिया। उसे लगा कि यह केवल चारुलता का भ्रम है, लेकिन चारुलता अपने संदेह पर अडिग रही। उसने साफ कह दिया कि वह अपने घर में ऐसा व्यवहार कभी स्वीकार नहीं करेगी। भूपति ने उसे समझाते हुए कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। उमापति शीघ्र ही दूसरे शहर जाने वाला है और मंदाकिनी भी उसके साथ चली जाएगी। इसके बाद ये बात अपने आप समाप्त हो जाएगी। माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से उसने चारुलता से उसकी लिखी हुई कोई रचना सुनाने के लिए कहा, लेकिन चारुलता ने संकोच के साथ मना कर दिया। वह अब भी अपने मन के दरवाजे पूरी तरह खोल नहीं पा रही थी। उधर भूपति स्वयं भी एक बड़ी मुसीबत में घिर चुका था। उसे पता चला कि उमापति ने उसके विश्वास का अनुचित लाभ उठाकर उसके नाम पर भारी कर्ज कर लिया है। वर्षों का विश्वास एक ही झटके में टूट गया। रुपयों का नुकसान उसे उतना नहीं खला जितना अपने ही आदमी के विश्वासघात ने उसके मन को भीतर तक झकझोर दिया। अगले ही दिन उमापति ने जल्दी जल्दी घर छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। मंदाकिनी भी उसके साथ जाने लगी। जब अमल को ये बात पता चली तो उसने उसका कारण पूछा। मंदाकिनी ने इशारों इशारों में उसे इतना भर बता दिया कि अब इस घर में उसके रहने पर कुछ लोगों को आपत्ति होने लगी है। इतना सुनते ही अमल सब कुछ समझ गया। उसे लगा कि चारुलता ने ही उसके और मंदाकिनी के बारे में भूपति से कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसका मन भीतर तक आहत हो उठा। वह घर से निकलकर देर तक यूं ही भटकता रहा। उसे लगने लगा कि जिस घर को वो अब तक अपना समझता था, शायद अब वहां उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा है। लेकिन जाने से पहले वो हर हाल में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता था कि उसने कभी भी भूपति के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई थी। उधर भूपति अपनी ही परेशानियों में बुरी तरह घिर चुका था। रिश्तेदारों का विश्वासघात, बढ़ते कर्ज और बिखरते हिसाब किताब ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। वह अकेले ही इन सारी कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच अमल घबराया हुआ उसके कमरे में पहुंचा। उसने सीधे पूछा, क्या भाभी ने मेरे चरित्र के बारे में आपसे कोई शिकायत की है? अमल की बात सुनकर भूपति हैरान रह गया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसे अमल पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। उसने ये भी कहा कि यदि चारुलता ने कुछ कहा होगा तो वह केवल उसके स्नेह और चिंता के कारण कहा होगा। भूपति की बात सुनकर भी अमल का मन पूरी तरह शांत नहीं हो सका। वह भारी मन से वहां से लौट आया। उसे लगने लगा कि अब इस उलझन का समाधान केवल चारुलता से बात करके ही हो सकता है। उधर चारुलता भी मन ही मन यही सोच रही थी कि मंदाकिनी के चले जाने के बाद वह किसी बहाने अमल को बुलाएगी और दोनों के बीच की नाराजगी समाप्त कर देगी।
इसी विचार के साथ उसने एक नई रचना लिखी ताकि उसी के बहाने दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो सके। लेकिन इसी बीच भूपति की एक और उम्मीद भी टूट गई। अपने कठिन समय में वह अपने पुराने मित्र मोतीलाल के पास सहायता मांगने पहुंचा। कभी उसी मित्र की मदद के लिए उसने बड़ी राशि उधार दी थी, मगर आज जब स्वयं उसे उन पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मोतीलाल साफ मुकर गया। उसने कह दिया कि उसे ऐसा कोई उधार याद ही नहीं। ये दूसरा विश्वासघात था जिसने भूपति को भीतर तक झकझोर दिया। उसे लगा जैसे अब इस दुनिया में भरोसा करने लायक कोई भी नहीं बचा। उसी टूटे हुए मन के साथ वह एक ही उम्मीद लेकर घर लौटा। उसे विश्वास था कि कम से कम चारुलता के पास उसे अपनापन और सुकून अवश्य मिलेगा। लेकिन जब वो कमरे में पहुंचा तब चारुलता अपनी लिखी हुई रचना छिपाने की जल्दी में थी। भूपति ने उसके इस छोटे से व्यवहार को भी अपने टूटे हुए मन से देखा। उसे लगा जैसे यहां भी उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा है। वह चुपचाप चारुलता के पास बैठा रहा। शायद वह चाहता था कि चारुलता बिना कुछ पूछे ही उसके मन का दर्द समझ ले। लेकिन दोनों के बीच शब्दों की जगह केवल खामोशी पसरी रही। कुछ देर बाद भूपति ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से उठकर चला गया। उसी समय अमल चारुलता से बात करने के इरादे से उसी ओर आ रहा था। रास्ते में उसकी नजर भूपति के उतरे हुए चेहरे पर पड़ी। चिंतित होकर उसने पूछा, भैया आपकी तबीयत तो ठीक है? और उसी क्षण भूपति के भीतर अब तक दबा हुआ दर्द जैसे उसकी आंखों तक आ पहुंचा। विवाह का प्रस्ताव सुनकर अमल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सहमति दे दी। ये सुनकर भूपति और चारुलता दोनों ही आश्चर्य में पड़ गए। जिस अमल ने अब तक विवाह की हर बात टाल दी थी, वही आज बिना किसी प्रश्न के तैयार हो गया था। चारुलता ने हंसते हुए उसे छेड़ा, वाह लालाजी, भैया की आज्ञा मिलते ही तुरंत मान गए। इतने आज्ञाकारी तो पहले कभी नहीं दिखे। अमल ने केवल फीकी सी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर न उत्साह था, न किसी नए जीवन की चमक। मानो उसने अपनी इच्छा नहीं बल्कि परिस्थितियों का निर्णय स्वीकार कर लिया हो। चारुलता ने फिर चुटकी ली, सच सच कहो, विलायत जाने की जल्दी है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि डर हो, देर हुई तो ये अवसर हाथ से निकल जाएगा? भूपति मुस्कुराकर बोला कि यदि चाहो तो लड़की भी दिखा दी जाएगी। लेकिन अमल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। चारुलता को यह बात और भी अजीब लगी। उसने बार बार मजाक किया, लेकिन अमल किसी भी बात का प्रतिवाद नहीं करता रहा। वह जैसे भीतर ही भीतर बहुत दूर जा चुका था। फिर बात विलायत की चली। चारुलता ने हंसते हुए कहा, वहां से लौटकर हमें पहचान भी पाओगे या नहीं? अमल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, अगर पहचान ही न सकूं तो फिर वहां जाना किस काम का? उसके ये शब्द सुनकर एक क्षण के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। भूपति ने वातावरण को हल्का करने की कोशिश की और उसी समय वर्धमान पत्र लिखकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। लेकिन इस निर्णय के साथ ही घर के तीनों जीवन मानो अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे। किसी के होठों पर मुस्कान थी तो किसी के मन में अनकही पीड़ा। कोई अपने कर्तव्य के सामने झुक रहा था तो कोई अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर दफना रहा। क्या अमल सचमुच इस घर से हमेशा के लिए चला जाएगा? क्या चारुलता और अमल के बीच की गलतफहमियां कभी दूर हो पाएंगी? या फिर एक अनकहा रिश्ता हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? और जब भूपति को इन तीनों के मन का सच पता चलेगा, तब उनकी जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहानी का अगला भाग लेकर हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे।